अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइब्रेरी। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द टॉपिक। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मींस कि ट्रांसपोर्ट हो रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, यानी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है चेन्स की फॉर्म में। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्लस्टर्स ऑफ प्रोटीन्स या कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन्स यानी बहुत सारी प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट करती हैं, जिसके नतीजे में एनर्जी जनरेट होती है। सो इट इज़ द प्रोसेस इन विच क्लस्टर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एटीपीज। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा बैकग्राउंड देख लेते हैं। वी नो दैट एरोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। First is glycolysis, second is Krebs cycle and third is electron transport chain. ये 2 स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं एंड वी नो डैट ग्लाइकोलिसिस 2 एटीपी जनरेट करता है और Krebs साइकिल भी 2 एटीपी जनरेट करता है एंड आर लोड्स ऑफ एनर्जी जनरेटेड हियर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बहुत ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जनरेट होती है। कैसे होती है इस लेक्चर में हम देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि ये सबस्ट्रेट की डायरेक्ट ब्रेकडाउन से एनर्जी जनरेट हो जाती है। सबस्ट्रेट कोई भी फूड मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोज। अब हम जानते हैं कि Krebs साइकिल तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुकी है, लेकिन इन दोनों स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल में बहुत कम एनर्जी जनरेट हुई है एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन दिस मॉलिक्यूल्स NADH एंड FADH2 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH रिलीज होते हैं और Krebs साइकिल में 8 NADH और 2 FADH2 रिलीज होते हैं। ये आप अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं साथ साथ, और ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन मॉलिक्यूल से जो ATP की सिंथेसिस होती है उस प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, यानी कि जो सबस्ट्रेट से डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में और Krebs साइकिल में जो ATP जनरेट हुई, जो भी एनर्जी जनरेट हुई है, उसको सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और ये जो NADH और FADH2 से जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है? सिंथेसिस ऑफ ATP बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH एंड FADH2 इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड दिस प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये NADH एंड FADH2 का हर एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ कैरी करता है। FADH2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की फॉर्म में मौजूद हैं, ये तो समझ आती है। NADH को ज़रा देख लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि इसमें कैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, हालांकि इसके साथ तो एक ही हाइड्रोजन अटैच है। ये NAD+ का एक मॉलिक्यूल है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से आते हैं। हाइड्रोजन से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स NAD+ रिसीव करेगा तो ये NAD+ बन जाएगा NAD-, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो वो NAD के पॉजिटिव साइन को ख़त्म कर देगा। पहले तो NAD+ था, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो NAD सिंपल NAD हो गया, पॉजिटिव साइन इसका ख़त्म हो गया, यानी इसे न्यूट्रल कर देगा। और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब NAD में ऐड होगा तो उसे नेगेटिव कर देगा, यानी अब NAD- हो गया। अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए एक हाइड्रोजन आयन इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, तो इस तरह नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और ये NADH बन जाएगा। यानी कि अब NADH के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, और एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स में पड़ा रहेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन आयन थे, दोनों ने एक एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तो NAD+ पहले न्यूट्रल हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, और फिर उनमें से जो 2 हाइड्रोजन आयन्स थे उनमें से एक हाइड्रोजन आयन NAD के साथ आकर अटैच हुआ और उसे NADH में कन्वर्ट कर दिया। अब जो एक हाइड्रोजन आयन था वो मैट्रिक्स में वैसे ही पड़ा रहेगा। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व्ड हैं। FMN यानी फ्लेवोप्रोटीन, FE.S यानी आयरन सल्फर प्रोटीन, Q यानी यूबिक्विनॉन, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम की बहुत सी टाइप्स होती हैं। ये बहुत सारी प्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस करवाने में हेल्प करती हैं। अब इन प्रोटीन्स को कम्प्लेक्सेस में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती हैं तो इनको कम करने के लिए कुछ कम्प्लेक्सेस में डिवाइड किया गया है। These proteins are arranged into 4 complexes। अब देखते हैं इन प्रोटीन्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं और एनर्जी कैसे जनरेट होती है। दिस इज़ कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 में 2 प्रोटीन्स फ्लेवोप्रोटीन्स और आयरन सल्फर प्रोटीन्स होंगी।
ये कॉम्प्लेक्स 2 है जिसमें आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट है। इनके दरमियान ज्वाइनिंग फैक्टर है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन प्रोटीन नहीं है, ये एक कोएंजाइम है। बाकी सारी जितनी भी है ये सारी प्रोटीन्स हैं। कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम बी, आयरन सल्फर प्रोटीन, साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स 3 को कॉम्प्लेक्स 4 से ज्वाइन करता है और ये कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है। कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। सो दीज आर 4 कॉम्प्लेक्सेस जिसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स अरेंज हैं। अब NADH के अंदर हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है। ये NADH का मॉलिक्यूल जब टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में मैट्रिक्स में चली जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 में जाएंगे, वहाँ पर फ्लेवोप्रोटीन में जाएंगे। फ्लेवोप्रोटीन इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे आयरन सल्फर प्रोटीन को ट्रांसफ़र करेगी। वहाँ से आगे इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन में जाएंगे। और ये बात याद रखें कि FeDH2 का मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 की बजाय कॉम्प्लेक्स 2 को देगा। ये कॉम्प्लेक्स 1 को अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा। FeDH2 जब टूटेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और 2 हाइड्रोजन आयंस भी बन जाएंगे। ये हाइड्रोजन आयंस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव कर जाएंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स FeDH2 ने रिलीज किए हैं ये कॉम्प्लेक्स 2 में जाएंगे और फिर कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन की तरफ जाएंगे और यूबिक्विनोन इन इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ भेजेगा। वहाँ पर डिफरेंट प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C तक जाएंगे और साइटोक्रोम C से सीधा कॉम्प्लेक्स 4 में जाएंगे। वहाँ पर 2 प्रोटीन्स हैं और लास्ट प्रोटीन साइटोक्रोम A3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की लास्ट प्रोटीन जो है साइटोक्रोम A3 तक जाएंगे। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से ATP की सिंथेसिस हो रही होती है और फिर इस लास्ट प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आगे की तरफ और इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन का एटम एक्सेप्ट कर लेता है। द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा तो 2 नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएंगे और फिर ये जो हाइड्रोजन आयंस मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के साथ जाकर रिएक्ट करेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। तो आपने गौर किया कि हमारी रिस्पायरेशन की इक्वेशन के मुताबिक जो वाटर रिलीज हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोसेस में हो रहा होता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ये क्रेब्स साइकिल में रिलीज हो रही होती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ऑक्सीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ईच नेक्स्ट प्रोटीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब ये है कि हर अगली प्रोटीन पिछली प्रोटीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, उसमें ज़्यादा सलाहियत होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इसलिए वो पिछली प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर पाएगी। और इस तरह इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते जाएंगे और हर स्टेप पर रिडॉक्स हो रहा होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। यानी जब ये प्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगी तो यहाँ पर रिडक्शन होगी और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को आगे मूव कराएंगी तो ऑक्सीडेशन होगी, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। सो जो अपने अंदर ऐड करेगी इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ रिडक्शन होगी और जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगी वहाँ ऑक्सीडेशन होगी। सो इस चेन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है। अब इसमें MCQ देख लेते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितनी ATP बनती है, 2। क्रेब्स साइकिल में कितनी ATP बनती है, वो भी 2 ATP बनती है। और एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो ATP ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में बनती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। उस प्रोसेस को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्रेब्स साइकिल में 8 NADH के और 2 FeDH2 के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स को कितने कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड किया गया है। प्रोटीन को 4 कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड किया गया है। और ये MCQ भी आ सकता है कि NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स कौन से कॉम्प्लेक्स को देता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कॉम्प्लेक्स 1 को, जबकि FeDH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 को देता है। और ये MCQ भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कि प्रोटीन नहीं है। यूबिक्विनोन ऐसा मॉलिक्यूल है। और इसके अलावा ये भी आ सकता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन कौन सी है, तो साइटोक्रोम A3। और अगर लास्ट कॉम्प्लेक्स पूछा जाए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का तो वो कॉम्प्लेक्स 4 है। और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पूछा जाए तो वो ऑक्सीजन है। तो इस तरह कोई भी MCQ आ सकता है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या एंट्री टेस्ट के लिए या इवन के PPSC के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस। अब हम पढ़ते हैं केमियोस्मोसिस को। ATP की सिंथेसिस डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से नहीं होती बल्कि केमियोस्मोसिस के प्रोसेस से होती है। ये मैकेनिज्म वैसे हमने लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी डिस्कस किया था
केमी का मतलब होता है केमिकल या आइंस, और ऑस्मोसिस का मतलब होता है डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो केमी ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है इन विच द मूवमेंट ऑफ आइंस अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इस सारे प्रोसेस को देखने से पहले आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर अच्छे से देख लें। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये जो इनफोल्डेड होती है इसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो रीजन होता है इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ये जो मिडल रीजन है जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है इसे मैट्रिक्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है वो यहाँ होता है, हेयर इनटू द इनर मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन को जूम कर लेते हैं। ये देखें, इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स अरेंज हुई होती हैं कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में। 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। NADI स्प्लिट होता है इनटू NAD प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस हाइड्रोजन आइंस। NADH के इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 की तरफ मूव कर जाते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन की तरफ मूव कर जाते हैं, और इसके साथ साथ FADH2 भी स्प्लिट हो जाता है FAD में, और साथ में हाइड्रोजन आइंस भी बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 में इंटर होने के बाद यूबिक्विनोन की तरफ जाएंगे और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 से होते हुए साइटोक्रोम C में जाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स साइटोक्रोम C में जाएंगे और वहाँ से कॉम्प्लेक्स 4 में और फिर दोबारा से मैट्रिक्स में इंटर हो जाएंगे, और मैट्रिक्स में इंटर होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बना देंगे। ये सारा मैंने रिव्यू दिया था पिछला अपना सारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। अब केमी ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोटीन्स में मूव करते हैं, ये प्रोटीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करके मैट्रिक्स में मौजूद हाइड्रोजन आइंस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव करती है। ये मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और इनर रीजन मैट्रिक्स है। शुरू में मैट्रिक्स के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल हो रहा होता है, तो जब क्रेब्स साइकिल में NADH सिंथेसाइज होता है तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होते रहते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इन प्रोटीन्स के अंदर से गुजरेंगे तो हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव करेंगे। कॉम्प्लेक्स 1 से भी हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 से भी और कॉम्प्लेक्स 4 से भी, लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 से हाइड्रोजन आयन मूव नहीं करते। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 3 से 4 हाइड्रोजन आइंस मूव करेंगे और कॉम्प्लेक्स 4 से 2 हाइड्रोजन आइंस मूव करेंगे। तो इस तरह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। चूंकि हाइड्रोजन आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, और मैट्रिक्स में पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी की वजह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस क्रिएशन ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कहते हैं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हाई हो चुका है, कंसंट्रेशन ऑफ आइंस हाई हो चुकी है। अब इन आइंस के पास कोई रास्ता नहीं है मैट्रिक्स में इंटर होने का, एक्सेप्ट दिस ATP सिंथेज। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन आइंस ATP सिंथेज की मदद से मैट्रिक्स में आएंगे तो एनर्जी जनरेट होगी। एनर्जी की जनरेशन से ATP सिंथेज फॉस्फेट को ADP के साथ अटैच करता जाएगा और ATP की जनरेशन होती जाएगी। ATP एक एनर्जी है, तो इस तरीके से जो एनर्जी जनरेट होती है इसे केमी ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी केमिकल की मूवमेंट की वजह से ये एनर्जी जनरेट हो रही है। और हम जानते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और सबसे ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिलीज होती है क्योंकि 2 ATPs ग्लाइकोलिसिस में जनरेट होते हैं और 2 ATPs क्रेब्स साइकिल में जनरेट होते हैं, और 30 या 32 ATPs इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जनरेट होते हैं। और एक बात और बताती चलूँ कि एक NADH का मॉलिक्यूल 3 ATP रिलीज करता है और एक FADH2 का मॉलिक्यूल 2 ATP एनर्जी जनरेट करता है। ये FADH2 का मॉलिक्यूल कम एनर्जी क्यों जनरेट करता है, इस लॉजिक को यहाँ से समझें कि ये FADH2 जो है ये कॉम्प्लेक्स 1 की बजाय कॉम्प्लेक्स 2 में अपने इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाता है, तो उसको मूव करवाने के लिए बाकी 3 कॉम्प्लेक्सेस ही बचे हैं, तो इसलिए वो कम एनर्जी ही जनरेट करेगा एज़ कम्पेयर टू द NADH, क्योंकि NADH कॉम्प्लेक्स 1 में से भी होकर गुजरता है और उन तमाम प्रोटीन से भी होकर गुजरता है जहाँ से FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स भी सेंड किए थे। So this is all about the chemiosmosis process and oxidative phosphorylation. Please don't forget to like this video and subscribe my channel for more informative videos. Next lecture के लिए इजाज़त दें. Thanks for watching Digital Library.